हेलो गाइस, आज है स्पोकन इंग्लिश कोर्स का डे 2 और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टेंसेस। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या आपने क्लास 1 में जो मैंने बताया था वो आपने अच्छे से करा। मैंने आपको याद करने के लिए कुछ चीज़ें दी थी क्योंकि वो बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं, तो अगर वो आपको याद है तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं है तो प्लीज़ उसको पहले याद कीजिएगा, उसी के बाद हमको ये जो टेंसेस है वो अच्छे से क्लियर होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो टेंसेस का मतलब होता है काल, काल का मतलब होता है समय, और समय को हम इंग्लिश में बोलते हैं टाइम। यानी कि इनडायरेक्टली जो टेंसेस है उसका मीनिंग क्या निकल के आ रहा है, टाइम। जो टेंसेस होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल, मतलब कि अभी वाला समय। पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल, मतलब कि बीता हुआ समय। और फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल, मतलब कि आने वाला समय। ठीक है, तो जो टेंसेस होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो जो बात हम करते हैं, जो बोलते हैं, जो लाइन्स हम बोलते हैं, तो वो हम 3 समय में ही बोलते हैं, या तो प्रेजेंट में बोलेंगे, या पास्ट में बोलेंगे, या फ्यूचर में बोलेंगे। इसके अलावा ऐसा कोई सा समय है जिसमें हम कोई सी भी लाइन बोलते हैं? नहीं है। ठीक है, तो जो इसीलिए हम टेंसेस पढ़ते हैं। तो ये जो तीनों टेंसेस है इनको हमको अलग अलग पढ़ना है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस तीनों को ही हमको अलग अलग पढ़ना है। तो जो प्रेजेंट टेंस है उसकी 4 कैटेगरीज होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, मतलब नाम से कंफ्यूज ना होइए, क्योंकि नाम तो याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, आगे जाएंगे तो वैसे वैसे खुद ब खुद अपने को पता चल जाएगा कि इनका नेम कैसे मतलब हमको याद करना है। ठीक है, तो जो प्रेजेंट टेंस है उसकी 4 कैटेगरीज है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही सेम हमको पास्ट में भी पढ़ना है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और सेम हमको फ्यूचर में पढ़ना है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, यानी कि पीछे वाले जो वर्ड्स हैं वो सभी के सेम रहेंगे और आगे वाले जो वर्ड्स हैं वो चेंज होंगे। मतलब प्रेजेंट है तो उसमें प्रेजेंट लगाना है, पास्ट में पास्ट लगाना, फ्यूचर में फ्यूचर लगाना है, बाकी इधर वाले जो वर्ड्स है वो सेम रहेंगे। तो ये 4 कैटेगरीज हमको पढ़नी है। ठीक है, तो मतलब प्रेजेंट में 4 कैटेगरीज, पास्ट में 4 और फ्यूचर में 4, यानी कि टोटल कितनी कैटेगरीज हमको पढ़नी है? 12। ठीक है, टोटल हमको कितनी कैटेगरीज पढ़नी है? 12। और हर कैटेगरी को हमको अलग अलग पढ़ना है। ठीक है, मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट को अलग पढ़ना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को अलग पढ़ना है, ऐसे पूरी 12 कैटेगरी को हमको अलग अलग पढ़ना है। ठीक है, तो जो प्रेजेंट इंडेफिनाइट हम जो कैटेगरी पढ़ेंगे, तो हर कैटेगरी मतलब ये हर कैटेगरी के अंदर हमको ये 4 टाइप्स के सेंटेंसेस पढ़ने हैं। ठीक है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव। ठीक, अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है? सकारात्मक, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस। मतलब जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं वो, जैसे कि राम स्कूल जाता है। नेगेटिव मतलब नकारात्मक, जिसमें नॉट आता है, राम स्कूल नहीं जाता है। इंट्रोगेटिव मतलब कि प्रश्नवाचक, जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राम कहाँ जाता है, क्या राम स्कूल जाता है। या इंट्रोनेगेटिव जिसमें प्रश्न भी होता है और नहीं भी होता है, जैसे कि राम स्कूल क्यों नहीं जाता है, तो इसमें क्यों भी आ रहा है और नहीं भी आ रहा है। क्यों मतलब प्रश्न, क्यों मतलब क्वेश्चन वर्ड भी आ रहा है और नहीं भी आ रहा है। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन वर्ड भी आए और नहीं भी आए, तो उस टाइप के जो कैटेगरी है वो इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस की होती है। ठीक है, तो ऐसे हर कैटेगरी के अंदर हमको 4 टाइप्स के सेंटेंसेस पढ़ने हैं। ठीक, तो ये टोटल 12 कैटेगरी हमको अलग अलग पढ़नी है और हर कैटेगरी के अंदर हमको 4 टाइप्स के सेंटेंसेस पढ़ने हैं, यानी कि 12 4 जा 48 प्रकार के सेंटेंसेस हम टेंसेस के माध्यम से बनाना सीख जाएंगे। ठीक है, तो इसमें हमारी काफ़ी सारी इंग्लिश कवर हो जाएगी, काफ़ी सारे सेंटेंसेस हमको बनाने आ जाएंगे। तो जो पहली कैटेगरी है वो है प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनाइट की जो पहचान होती है वो क्या होती है? जब भी किसी सेंटेंस के लास्ट में ता, ते, ती के साथ है, हूँ, हो आता है,
तो उस केस में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मूला लगाते हैं। इन सारे ही टेंसेस में हमको क्या पढ़ना है, फॉर्मूला, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि हर जो कैटेगरी है उसमें, हर जो टेंसेस है उसमें हमको फॉर्मूले पढ़ने पड़ेंगे। कैसे फॉर्मूले, जैसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ऐसे फॉर्मूलेस हमको हर कैटेगरी में पढ़ने हैं और यही फॉर्मूले लगाकर हम कोई भी सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे कि मैथ्स में एक सम को सॉल्व करना है तो उसमें हम एक फॉर्मूला लगाते हैं, तो सम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाता है। तो वैसे ही हमको जब कोई भी सेंटेंस हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो हर कैटेगरी के सेंटेंस के लिए अलग अलग फॉर्मूले हमें दिए गए हैं टेंसेस में। तो वो फॉर्मूले जैसे हम लगाएंगे तो वो सेंटेंस अपने आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट इजीली हो जाएगा, ठीक है। और ये भी है कि टोटल हमको 48 प्रकार के फॉर्मूलेस पढ़ने हैं, ठीक है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि किस सेंटेंस में कौन सा फॉर्मूला लगाना है। मान लीजिए मैं आपको एक सेंटेंस देती हूँ कि वो सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, तो आपको कैसे पता चलेगा कि टोटल 48 फॉर्मूलेस में से कौन सा फॉर्मूला हमें इसमें लगाना है। तो उसके लिए हमको पहचान पढ़नी पड़ती है, ठीक है, कि जब भी किसी सेंटेंस के लास्ट में ता तेती के साथ हे हूँ आता है तो उस केस में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला लगाते हैं। जैसे कि राम स्कूल जाता है, सीता गाना गाती है, बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, मम्मी खाना बनाती है, पापा ऑफिस जाते हैं। तो त के साथ ये आ रहा है, सारे सेंटेंस में लास्ट में क्या आ रहा है, त के साथ है। देखिए त के साथ है, तो ता तेती के साथ है हूँ आता है, तो उस केस में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव फॉर्मूला लगाते हैं। इसका जो अफर्मेटिव फॉर्मूला है वो क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखिए, राम स्कूल जाता है, सेंटेंस के लास्ट में ता के साथ है, समझ जाओ ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो कैसे लगाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट क्या है इसमें, राम, तो राम लगा दिया। फिर वर्ब इसमें क्या है, गो, तो हमने गो लगा दिया। फिर ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, स्कूल, तो हमने यहाँ पे स्कूल लगा दिया, ठीक है। मतलब जैसा एज इट इज लगाना है, पहले सब्जेक्ट लगाना है, फिर वर्ब लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। ऐसे ट्रांसलेशन नहीं करने के राम लिख दिया, स्कूल लिख दिया, जाने को वो बोलते वो लास्ट में हो गया, ऐसे नहीं, फॉर्मूले के हिसाब से ही ट्रांसलेशन होगा। तो सबसे पहले राम लगाएंगे, उसके बाद में गो टू स्कूल। अच्छा, यहाँ पे गोस क्यों लिखा है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक रूल है, क्या, कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसकी जो वर्ब होती है वो प्लूरल होती है, और जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो उसकी वर्ब सिंगुलर होती है। अच्छा, सिंगुलर प्लूरल क्या होते हैं, जो एक होता है वो सिंगुलर और एक से ज़्यादा होता है तो प्लूरल। तो राम सिंगल है और चिल्ड्रन जो है वो प्लूरल है, एक से ज़्यादा है। तो उल्टा करना है, जैसे बॉय का प्लूरल बॉयज होता है, गर्ल का प्लूरल गर्ल्स होता है, वैसे ही गो का प्लूरल गोज होता है। तो ये गोज जो है वो गो का प्लूरल है, ठीक है। तो इसका क्या नियम है कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब प्लूरल होगा, और जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब सिंगुलर होगा, ठीक है। तो राम गोज। अच्छा, अब यहाँ पे टू क्यों आया, क्योंकि जब हम किसी जगह को जाते हैं तो उस केस में हम यहाँ पे टू लगाते हैं। जैसे कि मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ तो आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल। पापा ऑफिस जाते हैं तो पापा गोज टू ऑफिस। तो टू कब लगता है, जब हम किसी जगह को जाते हैं, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर हमने यहाँ टू लगाया। वैसे टू प्रपोजिशन है, उसे हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल मैं नॉर्मली बता रही हूँ कि ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि टू क्यों लगा, ठीक। तो इसीलिए राम स्कूल जाता है का क्या हो जाएगा, राम गोज टू स्कूल। उसके बाद बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, तो सेंटेंस के लास्ट में ताकि से आके आ रहा है तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। सब्जेक्ट क्या है, बच्चे, बच्चे को क्या बोलते हैं, चिल्ड्रन। उसके बाद वर्ब क्या है इसमें, खेलना, तो खेलने को क्या बोलते हैं, प्ले। और फिर ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल, तो यहाँ पे लिख दिया फुटबॉल, ठीक है। अब ये जो चिल्ड्रन है वो प्लूरल था, इसीलिए इसकी जो वर्ब है वो सिंगुलर आई है। मतलब इसमें प्लेज ऐसा नहीं बोला है, प्लेज नहीं बोला है, प्ले ही बोला, सिंगुलर ही बोला है। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब सिंगुलर, ठीक है। तो ऐसे कई और भी आप लोग घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, जैसे मम्मी खाना बनाती है, सीता गाना गाती है, पापा ऑफिस जाते हैं, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, बच्चे टीवी देखते हैं, बच्चे मैगी खाते हैं।
तो लास्ट में त के साथ है से ऐसे आप मतलब ये वाला फॉर्मूला लगाकर हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने की प्रैक्टिस घर पे कीजिएगा, जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। और अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो को एक बार फिर से रिपीट करके देख लें, जिससे कि आपको सारे डाउट्स अच्छे से क्लियर हो जाए। उसके बाद हम नेगेटिव सेंटेंस पे चलते हैं। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, क्योंकि मैंने पहले बता दिया था कि 4 टाइप्स के सेंटेंसेस पढ़ने हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव। तो है नेगेटिव, तो नेगेटिव में क्या करना है कि नॉट लगाना है। लेकिन जैसे कि राम स्कूल नहीं जाता है तो नेगेटिव में नॉट लगाते हैं। जैसे राम स्कूल नहीं जाता है तो हम ऐसे नहीं बना सकते राम नॉट गो टू स्कूल, या बच्चे फुटबॉल नहीं खेलते हैं तो चिल्ड्रन नॉट प्ले फुटबॉल। खाली नॉट कभी भी नहीं लगाते हैं, ठीक है। कभी भी एक सेंटेंस में नॉट लगाएंगे तो वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ लगाते हैं, कभी भी खाली नॉट नहीं लगता है। तो ये जो फॉर्मूला है इसमें हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं, और जो नॉट लगता है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ ही लगता है। जैसे कि इज़ नॉट, एम नॉट, डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, तो हेल्पिंग वर्ब के साथ ही नॉट लगता है, कभी भी खाली नॉट नहीं लगता। पर इस फॉर्मूले में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हम क्या लेंगे, डू डज, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हम क्या लेंगे इसमें, डू डज। तो इसका जो फॉर्मूला है वो कैसा बन जाएगा, फॉर्मूला एज इट इज यही रहेगा, बस बीच में डू नॉट डज नॉट करना है, ठीक है। क्योंकि जो हेल्पिंग वर्ब की पोजीशन रहती है वो सेकंड नंबर पर होती है, इसीलिए हमको डू डज सेकंड नंबर पर ही लगाना पड़ेगा, और हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में हमको नॉट लगाना पड़ता है, जिससे कि ये नेगेटिव होता है, ठीक है। और फिर वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, तो इसका फॉर्मूला क्या बना, सब्जेक्ट डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखिए, राम स्कूल नहीं जाता है, देखो सेंटेंस के लास्ट में ता के साथ ही आ रहा है और नहीं भी आ रहा है, मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट का नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसमें हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनाइट का नेगेटिव फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या लगाएंगे, और ये भी देख लीजिए कि कहाँ पे डू लगता है, कहाँ पर डज लगता है। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उस केस में हम डज लगाते हैं, और जब सब्जेक्ट प्लूरल रहता है तो उस केस में हम डू लगाते हैं, ठीक है। जैसे अभी बताया था मैंने, है ना, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनाइट का नियम है कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब प्लूरल, और सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब सिंगुलर। तो सब्जेक्ट क्या है, राम, तो राम के साथ में क्या लगेगा, डज, क्योंकि डू सिंगुलर है और डू का प्लूरल है डज, ठीक है। तो राम के साथ डज लगाएंगे और चिल्ड्रन के साथ डू लगाएंगे। और आई और यू के साथ हमेशा डू लगता है। आई और यू भले ही सिंगुलर है, लेकिन फिर भी हम उसके साथ में डू का यूज़ करते हैं, ये एक्सेप्शन केस होता है, ठीक है। आई और यू सिंगुलर होते हैं, ये एक्सेप्शन केस होता है, इसके साथ में फिर भी डू का यूज़ होता है, ठीक है। तो राम स्कूल नहीं जाता है, राम डज नॉट गो टू स्कूल, बच्चे फुटबॉल नहीं खेलते हैं, तो चिल्ड्रन, सब्जेक्ट देखिए चिल्ड्रन, उसके बाद में डू, फिर नॉट, फिर वर्ब क्या है, खेलना, खेलने को क्या बोलते हैं, प्ले, और ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल, तो फुटबॉल। ऐसे इसमें राम, फिर डज, फिर नॉट, फिर वर्ब क्या है इसमें, जाना, जाने को वो बोलते हैं, फिर ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, तो हमने स्कूल लगा दिया, बस किसी जगह को जाते हैं तो हम टू लगाते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर टू ऐड कर दिया, मतलब बस एज इट इज फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। अलग से कुछ भी ऐड नहीं करना है कि आपने मर्जी से इज लगा दिया, मर्जी से आईएनजी फॉर्म लगा दी, कुछ भी लगा दिया, ऐसा नहीं है। बस जो फॉर्मूले में है ना, बस वही लगाना है। अगर पहचान समझ जाओ कि किस कैटेगरी का ये सेंटेंस है, कि लास्ट में त के साथ है और नहीं है, तो हम समझ गए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। तो बस यही फॉर्मूला लगाना, एक्स्ट्रा कुछ भी मत जोड़ना, इज, एम, नो, आर, ऐसा कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ भी मत जोड़ना, आईएनजी फॉर्म कुछ भी मत जोड़ना, बस एज इट इज यही फॉर्मूला लगाना, तो अपने आप ही सेंटेंस हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट होगा और बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो ये अफर्मेटिव और नेगेटिव हमने आज पढ़ लिए हैं, इसके आगे हम क्लास नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि अगर हम इसके आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा हौच पौच हो जाएगा, तो आप बस इसी की प्रैक्टिस करिएगा। मतलब कि इसके कुछ सेंटेंस बनाइएगा। होमवर्क है आपका कि 5 सेंटेंस आपको इस कैटेगरी के बनाने हैं और 5 सेंटेंस आपको इस कैटेगरी के बनाने हैं, ठीक है। मतलब कि जैसे राम स्कूल जाता है, राम स्कूल, और मम्मी खाना बनाती है, पापा ऑफिस जाते हैं, सीता गाना गाती है, बच्चे टीवी देखते हैं, ऐसे इसका नेगेटिव बनाने वाला, राम स्कूल नहीं जाता है, मम्मी खाना नहीं बनाती है, बच्चे टीवी नहीं देखते हैं, पापा ऑफिस नहीं जाते हैं, सीता गाना नहीं गाती है,
ठीक है, तो ऐसे 5-5 सेंटेंसेस आप दोनों ही कैटेगरी के बनाना, प्रैक्टिस करना। अगर नहीं समझ में आ रहा है, कोई डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में टाइप करके मुझसे पूछना। और कमेंट सेक्शन में जो आपने ये सेंटेंस बनाए हैं तो वो सेंटेंस आप लिख के मुझे टाइप करके बताइएगा, जिससे कि मैं चेक भी कर लूँगी आपका, और अगर कुछ उसमें करेक्शन करना है तो मैं वो भी कर दूँगी। ठीक है। और जो पिछली वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि मैं कुछ पूछूंगी, तो आपका आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लड़कों के लिए वह के लिए इंग्लिश में क्या वर्ड यूज़ होता है, लड़कियों के लिए वह के लिए इंग्लिश में क्या वर्ड यूज़ होता है। और हेल्पिंग वर्ब के तौर पर मैं आपसे पूछ रही हूँ कि है और जब सिंगुलर में यूज़ होता है तो उसके लिए इंग्लिश में कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं। और वर्ब की 3 फॉर्म्स बतानी है, गो की 3 फॉर्म्स बताइए। और एक और चीज़, कौन सा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। जो कौन सा हिंदी वर्ड है वो WH फैमिली वर्ड है, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कौन सा को। तो ये सारी चीज़ें कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताइए, मैं चेक करूँगी। ठीक है। और अगर कुछ गड़बड़ भी आपने की है तो उसका रिप्लाई भी मैं आपको दूंगी। तो इसी तरीके से हमारी क्लास चलती रहेगी, और आप अगर कुछ गड़बड़ करते तो उसको मैं करेक्शन भी इसी तरीके से करती रहूँगी। तो और जो क्लास 1 का वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप डिस्क्रिप्शन में उस लिंक पे क्लिक करके क्लास 1 को अच्छे तरीके से वॉच कर सकते हैं और उससे सीख सकते हो। फिर क्लास 2 को अच्छे से समझिए तो आपको बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और के आगे का जो हम पढ़ेंगे वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर से कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट